फोर्थ लॉ फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्योंकि F इजिकल टू क्या होता है ma, और एक्सक्लेरेशन हमने निकाला था, एक्सक्लेरेशन की वैल्यू क्या थी हमारी, हमने निकाली थी F इजिकल टू dv/dt, ये एक्सक्लेरेशन हमने निकाला था ना, एक्सक्लेरेशन क्या था माइनस का a ओमेगा नॉट स्क्वायर साइन ओमेगा t, यही ये वैल्यू थी। और एक क्या थी F इजिकल टू माइनस का ओमेगा स्क्वायर वाई, a साइन ओमेगा t की वैल्यू क्या लिख सकते हैं वाई लिख सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे वाई आया था। इस F की वैल्यू यानी कि जो a है एक्सक्लेरेशन है उसको हम कहाँ रख सकते हैं, इस इक्वेशन में रख सकते हैं। तो यहाँ पे a की जगह जो एक्सक्लेरेशन था वो हमारा क्या था ओमेगा नॉट स्क्वायर वाई माइनस में, वही हमने यहाँ रख दी ओमेगा स्क्वायर वाई, वाई की जगह वो एक्स टी रखा है, कोई वो नहीं है, आप वाई लिख सकते हो। अब यहाँ पे हमने F एक हुक्स लॉ भी पढ़ा था, F इजिकल टू क्या होता है माइनस के एक्स, तो ये F इजिकल टू माइनस के एक्स, तो यहाँ पे फोर्स ये, अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को क्या कर सकते हैं इक्वेट कर सकते हो चाहो तो, और नहीं तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं। देखो F इजिकल टू माइनस का m ओमेगा स्क्वायर वाई हो गया, और F इजिकल टू क्या हो गया हमारे पास माइनस के एक्स हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया है कि ओमेगा की वैल्यू हम यहाँ रख सकते हैं, माइनस के एक्स हमको प्रूव करना है। अगर फोर्स लिखा है ना, फोर्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, हार्मोनिक मोशन में हमको क्या करना है फोर्स को प्रूव करना है, तो F इजिकल टू माइनस के एक्स, तो हम क्या करें ओमेगा की वैल्यू हम पहले निकाली थी, ओमेगा इजिकल टू क्या था के बाय एम, ओमेगा स्क्वायर इजिकल टू के बाय एम, तो ओमेगा की जगह रख दो के बाय एम, तो एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा के एक्स बचेगा, और के एक्स क्या है वही है हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन का फोर्स है, तो F इजिकल टू माइनस का के एक्स आ गया, ओमेगा इजिकल टू के बाय एम था, यही आया, तो यही है हमारा फोर्स लॉ फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं एनर्जी। अभी तक तो हमने वेलोसिटी निकाली थी है ना, वेलोसिटी निकाल दी, एक्सलेशन निकाल दिया, ठीक है, फोर्स निकाला। अब हम क्या निकाल रहे हैं एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। सबसे पहले हम निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए, ये ऑक्सीलेशन के लिए, तो हमने बोला हाफ इजिकल टू क्या होता है के एम वी स्क्वायर, और वी की वी क्या था हमारा, वी वैल्यू क्या थी ए, ये देखो वी हम यहाँ दिखाते हैं आपको, वी की वैल्यू क्या थी, वी इजिकल टू वी नॉट या कॉस ओमेगा नॉट टी, ये वैल्यू थी, ए की वैल्यू भी लिखी थी हमने, यहाँ देखो वी इजिकल टू ए ओमेगा नॉट कॉस, यहाँ पे वी नॉट लिखा है ना, तो ये ए ओमेगा नॉट है, यहाँ पे वी नॉट क्या किसके इक्वल है ए ओमेगा नॉट की, यहाँ पे लिख लेते हैं वी नॉट इजिकल टू वी नॉट किसके इक्वल है ए ओमेगा नॉट के, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा, तो v इजिकल टू ए ओमेगा नॉट कॉस ओमेगा नॉट टी, तो यही वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, ये देखो, तो ए स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा नॉट टी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि अभी हमने देखा था ओमेगा स्क्वायर क्या था, ओमेगा स्क्वायर इजिकल टू के बाय एम, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे एम भी है और ओमेगा भी है, तो के इक्वल ले सकते हैं, के इजिकल टू एम ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ पे वो लिख दिया हाफ के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा नॉट टी, एम और ओमेगा नॉट स्क्वायर किसके इक्वल हो गया के, वो यहाँ पे लिख दिया, ये देखो यहाँ पे आगे भी लिखा हुआ है ये। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि चेंज कर रहे हैं, वही जैसे हमने पहले चेंज किया था कॉस को, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, वैसे ही हमने क्या किया कॉस स्क्वायर की वैल्यू कितनी रहेगी 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और साइन की वैल्यू कितनी है वाई इजिकल टू ए साइन ओमेगा टी था, तो वाई की वैल्यू रख सकते हैं यहाँ पे हम, यहाँ साइन की वैल्यू रख सकते हैं, तो साइन क्या हो जाएगा वाई अपन ए इक्वेशन से, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर अपन ए स्क्वायर, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी। अब ये साइन की कॉस स्क्वायर की वैल्यू को मैं कहाँ यहाँ रख सकती हूँ इस इक्वेशन में, तो 1/2 के ए स्क्वायर, कॉस स्क्वायर की वैल्यू रखी हमने, ये वैल्यू हमने इसमें रख दी, तो क्या है 1 माइनस वाई स्क्वायर अपन ए स्क्वायर, ये वैल्यू रखी, ठीक है। अब ए स्क्वायर एलसीएम ले लो, तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपन ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, तो 1/2 के ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये तो हो गई हमारी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब हम क्या निकाल रहे हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, तो हम क्या लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी इन 1 साइकिल एंड टाइम टेकन इन 1 साइकिल, तो हम क्या बोल रहे हैं एक साइकिल 0 से t साइकिल के अंदर काइनेटिक एनर्जी,
तो ये हमने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला वापस यहाँ से लिख दिया, हाफ के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, ये वैल्यू रख दी। ठीक है, और कंप्लीट साइकिल कितनी है टी के लिए, तो हमने टी से इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 1/t तो हमने बाहर निकाल दिया, हाफ के ए स्क्वायर अपने बाहर निकाल दिया, और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। अब जब आप इंटीग्रेशन करेंगे, आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि इसका जो डेरिवेशन है वो लंबा हो जाएगा, तो आपको याद रखिएगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू क्या रहती है t/2। तो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का कितना हो जाएगा t/2। यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे t/2, टी से टी कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, तो 1/4 के ए स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी आ गई हमारी। ठीक है, अब हम निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी सेम वही हमने पोटेंशियल एनर्जी क्या निकालती है, U इज इक्वल टू माइनस के ना, U इज इक्वल टू माइनस के। देखो यहाँ पे पहले माइनस का एफ डी वाई क्या लिखा है यहाँ पे, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन व्हेन द पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड देन द पोटेंशियल एनर्जी इज ऑब्टेन्ड इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव वैल्यू ऑफ वर्क डन opposite to the restoring force, hence increase in the potential energy of the particle। वही है, जब हम किसी भी पार्टिकल को मूव कराते हैं तो उसके अंदर क्या होगा, जो हम एनर्जी है, हम जो वर्क कर रहे हैं, जो एनर्जी दे रहे हैं, वो उसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो वही U इज इक्वल टू W इज इक्वल टू क्या होता है एफ एक्स, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे क्या लिखा है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और ये माइनस का साइन क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। तो F इज इक्वल टू कितना हो गया के वाई डी वाई। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे हम कहाँ से, जीरो से कहाँ तक y तक। 0 से y क्यों, क्योंकि मान लो कोई ऑब्जेक्ट है वो पहले क्या था रेस्ट पे था, तो हमने 0 बना, फिर उसको हमने क्या किया, उसको मूव कराया, कितने डिस्टेंस पे गया और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ y तक, तो ये y तक। ठीक है, तो 0 से y एफ डी वाई। आप इसको कुछ इस तरह से भी समझ सकते हो कि एक हमने क्या लिया, यहाँ देखिए क्या है कि ये इसका सेंटर पॉइंट है, मीन पॉइंट है। इस मीन पॉइंट से हमने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ तक मूव कराया। ठीक है, इसको यहाँ से यहाँ तक मूव कराने के लिए हमें क्या करना पड़ा, वर्क करना पड़ा, और यही वर्क इसमें किस फॉर्म में स्टोर हो गया, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। तो वर्क इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब हमने इस पर क्या लगाया, फोर्स लगाया, तो इस पर हमने क्या बोला, एक रिस्टोरिंग फोर्स लगता है, जो इस पर क्या लगता है, पीछे की तरफ फोर्स लगता है। तो ये हमने बोला एफ डी एक्स आया। अब फोर्स लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, तो हमने क्या बोला, फोर्स की वैल्यू कितनी है, माइनस का के वाई या के एक्स डी एक्स, क्योंकि हमने एक्स की फॉर्म में लिया तो हम एक्स लिखेंगे यहाँ पे, और माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस। यही हमने क्या बोला, यू की फॉर्म में, ये माइनस क्योंकि इसमें क्या लगेगा, फोर्स हम लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं और ये ऊपर जा रहा है, वापस का डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस की। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, हाइट पे जा रहे हैं। तो ये हो गया एफ डी वाई, एफ की वैल्यू हो गई माइनस का के वाई डी वाई। तो के वाई ना, ये वैल्यू यहाँ रखोगे तो के वाई क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे प्लस के वाई डी वाई। अब वाई का करेंगे तो क्या आएगा, वाई स्क्वायर अपॉन 2, 0 से वाई लिमिट रखोगे तो क्या आएगा, यू इक्वल टू हाफ के वाई स्क्वायर। अब वाई का इक्वेशन क्या थी, ए साइन ओमेगा टी, ये वैल्यू रख दो, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये वैल्यू आ गई। अब एम, ठीक है, अब एम और ओमेगा की वैल्यू रखोगे, ये रखोगे, ये के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एम ओमेगा नॉट स्क्वायर, अभी हमने देखी थी, के को हमने क्या बोला था, एम ओमेगा नॉट स्क्वायर। अगर ये वैल्यू रख देते हो यहाँ पे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, एम ओमेगा नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसके अंदर के की वैल्यू रखी। ठीक है, अब हम एवरेज निकाल रहे हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी इन कंप्लीट साइकिल और टाइम टेकन इन कंप्लीट साइकिल। वही कंप्लीट साइकिल है तो पोटेंशियल एनर्जी यू अपन टी, तो यू की वैल्यू कितनी थी, हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी अपन टी, टी वैल्यू बाहर निकाल दे, हाफ के ए स्क्वायर भी हम क्या निकालते हैं, बाहर निकाल देते हैं, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब इसकी वैल्यू भी क्या होती है, t/2, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी और साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इन दोनों की वैल्यू कितनी होती है, t/2 एक कंप्लीट साइकिल के लिए। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, t/2, यहाँ रखी हमने, ये होगा t/2, टी से टी कैंसिल, तो कितने आ गए 1/4 के ए स्क्वायर। यानी कि एवरेज एनर्जी जो होती है वो हमेशा हमारी क्या रहती है, सेम रहती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो हाफ ये आई थी हमारी 1/4 के ए स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी, और 1/4 के ए स्क्वायर हमारी क्या आ रही थी, पोटेंशियल एनर्जी। एवरेज यहाँ देखिए
एवरेज काइनेटिक एनर्जी एंड एवरेज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टाइम इज 1/4 kA²। ये हमने अभी देख ही लिया। अब हम निकालते हैं टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीडेशन के लिए क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो इन दोनों का एडिशन कर दें, तो वही चीज़ हमने यहाँ पे कर दी। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है ये, उन दोनों को हमने क्या किया, ऐड कर दिया। तो कॉस 1/2 kA² बाहर निकल जाएगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो काइनेटिक एनर्जी की हो जाएगी 1/2 kA²। के की वैल्यू रख देते हैं m ω02 और के की जगह वैल्यू रख दी m ω02। अब हमने क्या बोला था, ओमेगा इजिकल टू कितना होता है, ओमेगा इजिकल टू क्या था 2π/T और T इक्वल टू कितना होता है 1/n। तो n वैल्यू यहाँ रख सकते हैं, तो 1/n, तो n कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो 2πn यहाँ रख दिया। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू रख दो, तो ओमेगा स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर और n स्क्वायर, तो हो गया 4π² n स्क्वायर और ये स्क्वायर ये यहाँ से ही कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2π² m n स्क्वायर a²। तो यही चीज़ है सिंपल हार्मोनिक मोशन। द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या है, टोटल एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल है, द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल की टोटल एनर्जी है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द एम्पलीट्यूड, स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड के एंड स्क्वायर ऑफ फ्रिक्वेंसी के, यानी कि n पे और a पे डिपेंड कर रही है। अब वापस हम टोटल एनर्जी निकालेंगे एवरेज। अगर हम एवरेज भी निकालते हैं, चलो पहले ये निकालिए टोटल एनर्जी वापस निकालते हैं, तो हाफ, पहले तो हमने एक कॉस के फॉर्म में निकाल दिया, अब हम क्या निकाल रहे हैं डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में। तो हाफ के a² - y² प्लस हाफ के y², तो हाफ के y² हाफ के y² हाफ के y² कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हाफ के a²। यहाँ टोटल एनर्जी क्या रहती है कांस्टेंट, यानी कि टोटल एनर्जी क्या रहेगी कंजर्व रहेगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। It is clear that the total energy of a simple harmonic motion is constant with respect to time and position of the particle. This is law of conservation of mechanical energy of the oscillator, है ना। ये लिखा हुआ है कंजर्वेशन, यानी कि कांस्टेंट आ रहा है, यानी कि एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, तो एनर्जी क्या रहेगी कंजर्व्ड रहेगी। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। देखो ये जो आपको डार्क लाइन दिख रही है कंटिन्यूस, ये तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि 0 पे है। देखो ये 0 यानी मीन पोजीशन पे है, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है 0। ठीक है, लेकिन जब पोटेंशियल एनर्जी क्या है 0, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था हाफ के y², यहाँ पे वैल्यू 0 को तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी 0, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है 0। लेकिन जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है, यानी हाइट इंक्रीज हो रही है, y इंक्रीज हो रहा है, तो ये वैल्यू क्या हो रही है पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, यानी इस मैक्सिमम पे इस पे आकर क्या हो जाती है वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है। यानी कि जब हम y की वैल्यू क्या रखें a रखें, y की वैल्यू क्या रख दो a रखो, तो वैल्यू क्या हो जाएगी हाफ के a², यहाँ पे क्या हो गई मैक्सिमम हो गई। यानी कि ये 2 पॉइंट्स है, प्लस माइनस a पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी मैक्सिमम होगी, और मीन पोजीशन पे क्या होगी पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। काइनेटिक एनर्जी की बात करें, काइनेटिक एनर्जी क्या डॉटेड लाइन से दिखते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी डॉट लाइन से देखोगे तो यहाँ पे देखो जब मीन पोजीशन पे देखो y इक्वल टू क्या रखें 0, y इक्वल टू 0 पे रखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी मैक्सिमम, यानी कि हाफ के a² आएगी। ये देखो यहाँ पे रखो काइनेटिक एनर्जी है, y की वैल्यू क्या रखो 0, तो हाफ के a², तो यहाँ पे वैल्यू क्या आनी चाहिए मैक्सिमम आनी चाहिए, तो ये मैक्सिमम पे हमने लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, और जब वैल्यू क्या रखोगे y की वैल्यू a रख दो, ये a रखो, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगा a² क्या हो जाएगा a² माइनस a², 0, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी 0, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई, यहाँ पे वैल्यू 0, यानी कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी 0 होगी, और वहीं पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी मैक्सिमम, यानी कि अगर एक 0 हो रही है तो दूसरी वाली तो मैक्सिमम होगी, तो जहाँ काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाती है वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है। अब इन दोनों ग्राफ में देखो, इन 2 ग्राफ में 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या है इक्वल है, तो ये 2 पॉइंट कौन से, एक ये वाला पॉइंट है और एक ये वाला पॉइंट है। तो इन दोनों पॉइंट्स को हमको निकालना है कि ये 2 पॉइंट्स कौन से हैं जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल है, तो हम इसी को निकालते हैं। तो हमने क्या बोला काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला क्या था हाफ के a² माइनस y², और पोटेंशियल एनर्जी क्या थी हाफ के y², तो हाफ के a² इक्वल टू हाफ के y²। के से के कैंसिल कर देते हैं, y की वैल्यू निकालनी थी, तो a/√2, यानी कि y किस पोजीशन पे y, यानी कि x या y एक ही बात है, a/√2 और a माइनस का a/√2, इस पोजीशन पे क्या है दोनों की वैल्यू
काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। तो y की वैल्यू यहाँ पे इस पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इक्वल है। ओके, अब हम निकाल रहे हैं ऑक्सीलेशन। ऑक्सीलेशन ड्यू टू स्प्रिंग, इस स्प्रिंग के लिए निकाल रहे हैं। हम मानते हैं कि एक स्प्रिंग है जो क्या है, वेटलेस है और उसकी लेंथ है L, और इसको हमने एक रिजिड सरफेस से इसको हैंग कर दिया। देखो इसके अंदर दिखाया गया, देखो सपोज देयर इज अ वेटलेस स्प्रिंग हुज लेंथ इज L एंड इट इज हैंग्ड फॉर अ रिजिड बेस। इसको हमने दिखाया गया इसमें, ठीक है। एट वन एंड ऑफ इट अ मास m इज, इसकी लेंथ है स्मॉल m, ठीक है। और जब हमने इस पर एक मास हैंग कर दिया तो इसके कारण क्या होगी, स्ट्रिंग क्या होगी, थोड़ी सी स्ट्रेच होगी। स्प्रिंग जो होगी वो क्या होगी, थोड़ी सी स्ट्रेच होगी, और इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, L प्लस वाई हो जाएगी। y इंक्रीज हुआ तो क्या होता है, L प्लस वाई टोटल लेंथ हो जाएगी। एट द एंड ऑफ इट a mass m is hanged due to which there is stretch in spring and there is increase in its length y. Due to elasticity in the spring a restoring force F is acting upwards. अब इस पे क्या होगा, ये नीचे की तरफ जाएगी, फिर अब इस पे क्या होगा, रिस्टोरिंग फोर्स है, वो क्या करेगा, इसको अपवर्ड, इसके अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा ऊपर की तरफ, और ये क्या करेगा, उसको अपनी इनिशियल पोजीशन में लाने की कोशिश करेगा। तो यानी कि ये क्या होगी, रीगेन्स बैक होगी, तो वापस अपनी इनिशियल पोजीशन में पहुंच जाएगी। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। तो F इजिकल टू माइनस के वाई, जो हमने देखा था हुक्स लॉ में कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, माइनस के वाई। तो इस पे क्या लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, जैसे हमने बोला F इजिकल टू माइनस के वाई, ठीक है। अब यहाँ पे हम बोल रहे हैं जब इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी, इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी तो F इक्वल टू कितना हो जाएगा, mg हो जाएगा, या F प्लस mg इक्वल टू क्या रख सकते हो, 0 रख सकते हो। F प्लस mg इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0, और F तो ये इक्वल जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का mg, और F इक्वल टू कितनी, माइनस के वाई, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो के वाई इक्वल टू कितना हो गया, mg हो गया। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब हम क्या बोल रहे हैं कि जब हमने इसको थोड़ा सा पुल्ड किया नीचे की तरफ और पुल्ड करके इसको छोड़ा, तो इसकी लेंथ से कितना इंक्रीज हो गया, डेल्टा वाई इंक्रीज हो गया। तो अब हम यहाँ बोल सकते हैं, तो रिस्टोरिंग फोर्स अब क्या होगा, इस इन दोनों के होगा ना, y प्लस डेल्टा वाई। F इजिकल टू क्या था, पहले तो क्या था, के वाई लिखा था, क्योंकि हमने इतना सा स्ट्रेच हुआ था। अब हमने इसको और पकड़ के खींच दिया, जब हमने इसको और पकड़ के खींचा तो इस पर क्या लग गया, फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स। तो F इक्वल टू माइनस का के वाई प्लस डेल्टा वाई, वही हमने किया y प्लस डेल्टा वाई। इनको खोल दिया तो क्या आएगा, माइनस का के वाई माइनस का के डेल्टा वाई। अब यहाँ पे हम बोल सकते हैं वापस इक्विलिब्रियम में या रिजल्टेंट फोर्स की बात कर सकते हैं। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा, F प्लस mg इक्वल टू 0। तो F की वैल्यू तो ये थी, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, F की वैल्यू रख देते हैं। तो माइनस का के वाई माइनस का के डेल्टा वाई प्लस mg। अब यहाँ देखो mg किसके इक्वल है, इस इक्वेशन के देखो के वाई के, तो यहाँ mg के की जगह क्या रख देंगे, के वाई रख देंगे। तो प्लस का के वाई माइनस का के वाई कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू क्या बचेगी, माइनस का के डेल्टा वाई, ठीक है। यही हमने इसमें किया, रिजल्टेंट फोर्स निकाला। तो ये देखो ये आ गया माइनस का के डेल्टा वाई, ठीक है। अब हम यहाँ क्या निकालते हैं, एक्सेलरेशन निकालते हैं। अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो हम क्या करें कि फोर्स अपन मास, फोर्स अपन मास होता है, तो फोर्स तो यही है, अपन फोर्स यही है हमारा, निकला रिजल्टेंट फोर्स। तो रिजल्टेंट फोर्स में किसका डिवाइड करते हैं, मास का, तो मास का डिवाइड कर दिया, तो ये क्या निकल जाएगा, एक्सेलरेशन। द रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ द पीस ऑफ मास m, इस m मास के ऊपर एक्सेलरेशन कितना रहेगा, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। तो जो रिजल्टेंट मास आया, उस रिजल्टेंट फोर्स आया, उसमें हम किसका डिवाइड कर दें, मास का। तो रिजल्टेंट फोर्स तो ये आ गया था, उसमें हमने डिवाइड कर दिया मास का, तो माइनस का के डेल्टा वाई अपन m। तो ये आ गया हमारा रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, ये लिखते हैं यहाँ पे, F इजिकल टू माइनस का के एम डेल्टा वाई, ओके। और के अपन एम क्या था, ओमेगा नॉट स्क्वायर, तो यही हमारे ये आगे लिख दिया, ओमेगा नॉट, F इजिकल टू माइनस का ओमेगा नॉट स्क्वायर डेल्टा वाई आ गया, ठीक है। और ओमेगा नॉट था हमारे, ओमेगा नॉट स्क्वायर क्या था, के बाई एम। टाइम पीरियड निकालें, टाइम पीरियड क्या होता है, देखो टाइम पीरियड निकालना है, ओमेगा इजिकल टू कितना था, 2 पाई अपन टी, और टी को ऊपर ले जाए, ओमेगा को नीचे ले जाए, तो 2 पाई अपन ओमेगा, ये चीज़ आई है। और ओमेगा की वैल्यू यहाँ से रख सकते हो, ओमेगा की वैल्यू क्या थी, के बाई एम रूट में, तो वैल्यू रखोगे तो एम कहाँ चला जाएगा ऊपर और के कहाँ जाएगा नीचे, तो टी इजिकल 2 पाई रूट एम अपन के।
ठीक है, ये हो गया। अब हम बात करते हैं सिंपल पेंडुलम की। सिंपल पेंडुलम के लिए बात कर रहे हैं तो इसके लिए हमें 2-3 पॉइंट्स हमें ध्यान रखने होंगे। एक तो जो मास है, इसमें जो हम पेंडुलम में जो नीचे मास लगाएंगे, छोटा सा जो ऑब्जेक्ट लगाएंगे, वो क्या होना चाहिए, पॉइंट मास होना चाहिए। पॉइंट मास इसलिए होना चाहिए क्योंकि इसका जो भी मास है वो उसके सेंटर पे फोकस होना चाहिए, यानी कि जितना भी मास है वो सेंटर पे फोकस हो। तो यानी कि इसलिए क्या होना चाहिए, पॉइंट मास होना चाहिए। तो ये लिखा हुआ है द मास ऑफ द बॉब ऑफ द सिंपल पेंडुलम शुड बी सेंटर एट वन पॉइंट, यानी कि एक पॉइंट पे क्या होना चाहिए, पूरा सेंटर्ड होना चाहिए, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होना चाहिए उसका मास, कि ना जगह जगह पे उसका मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसा नहीं है। किसी एक पॉइंट पे क्या होना चाहिए, मास सेंटर होना चाहिए। इट इज ओनली पॉसिबल इफ इट इज शेप इज जीरो, इसका शेप क्या हो, जीरो हो। शेपलेस मास इज कॉल्ड पॉइंट मास, पॉइंट मास इज इमेजिनरी। स्ट्रिंग जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, मास लेस होनी चाहिए, फ्रिक्शन लेस होनी चाहिए, ठीक है ना। ये दोनों चीज़ याद रखना कि स्ट्रिंग क्या होनी चाहिए हमारी, वेट लेस, मास लेस, फ्रिक्शन लेस, ये होनी चाहिए। और ऊपर जो बेस जिससे हम इसको कनेक्ट करेंगे, हैंग करेंगे, वो बेस क्या होना चाहिए, रिजिड होना चाहिए। ये देखो फ्रिक्शन लेस है। द एक्सटर्नल एंड इंटरनल फ्रिक्शन विल बी जीरो फॉर इट वेरियस पार्ट्स, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमने क्या किया, एक स्ट्रिंग से क्या किया, एक बॉब मास कनेक्ट कर दिया जिसका मास है m, और उसको हमने डिस्प्लेस किया इधर इस पॉइंट तक। तो हमने बोला कि ये यहाँ तक एंगल कितना बना रहा है, थीटा। अब इसका जो मास होगा इस पर टेंशन आएगी t, इसकी लेंथ कितनी है l, इस स्ट्रिंग की। तो हमने बोला कि मास कहाँ लगता है, वर्टिकली डाउनवर्ड, तो वर्टिकली डाउनवर्ड mg। इसको हम इस पोजीशन पे लेके जाएंगे, इसके वर्टिकल ना दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक तो वर्टिकली और एक हॉरिजॉन्टली। तो वर्टिकली क्या होगा, mg cos थीटा, और ये वाला कौन सा हो जाएगा, हॉरिजॉन्टली mg sin थीटा। ये mg sin थीटा ही इसे क्या कराएगा, इसके लिए सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड कराएगा। तो सेंटीमीटर फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा, mg sin थीटा के, क्योंकि यही इस आर्क में इसको क्या करा रहा है, मूव करा रहा है। किसी भी आर्क में या सर्कल में मूव कराने के लिए सेंटीमीटर फोर्स चाहिए, और वो सेंटीमीटर फोर्स क्या है, कोई दूसरा फोर्स ही प्रोवाइड कराता है, कोई अलग से सेंटीमीटर फोर्स नहीं होता है। तो सेंटीमीटर फोर्स किसने प्रूव कराया, mg sin थीटा ने। तो यहाँ पे हम पहले sin थीटा की वैल्यू निकालते थे। sin थीटा क्या होता है, जब भी हम थीटा निकालते हैं तो थीटा क्या होता है, आर्क अपन रेडियस। तो आर्क अपन रेडियस, या आर्क कितनी है, रेडियस x है और रेडियस कितनी है l, तो आर्क हो गया x अपन l। तो ये निकाल दिया हमने, sin थीटा किसके इक्वल हो गया, थीटा के, क्योंकि हम बोल रहे हैं बहुत वेरी स्मॉल एंगल इज टू स्मॉल, तो sin थीटा इज नियर इक्वल टू थीटा, तो हमने लिख दिया थीटा इज इक्वल टू x अपन l, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं कि जो हमने बोला कि सेंटीमीटर फोर्स, ये FC लिख सकते हो इसको, ठीक है। सेंटीमीटर फोर्स किसके इक्वल हो गया, हम यहाँ लिखें सेंटीमीटर फोर्स FC इज इक्वल टू mg sin थीटा, ये लिखेंगे, है ना, क्योंकि mg sin थीटा प्रोवाइड करा रहा है। तो F इज इक्वल टू mg sin थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, x अपॉन l हो गई, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, mg sin थीटा। अब यहाँ पे क्या होगा, जो फोर्स है वो किसके इक्वल है, F इज इक्वल टू, आप ये चाहो तो सेंटीमीटर फोर्स कितना हो गया, mg sin थीटा, और यहाँ पे हम क्या सकते हैं F इज इक्वल टू माइनस का kx, और x किसके इक्वल है, mg sin थीटा के। तो वैसे भी कर सकते हो कि F इज इक्वल टू क्या रख सकते हो आप, इधर देखिए वापस एक बार देखो, F इक्वल टू क्या लिखोगे, माइनस का kx, और x किसके इक्वल है, k, और ना x किसके इक्वल है, mg sin थीटा के। तो माइनस का k, mg sin थीटा की वैल्यू हमने निकाली थी अभी, x अपन है, तो ये हो गई हमारी माइनस का, ये देखो माइनस का mg x अपन l, ये वैल्यू हमने यहाँ पे भी निकाली है, माइनस का mg x अपन l, ठीक है। अब हम क्या निकाल रहे हैं कि फोर्स, अब फोर्स को मैं क्या लिख सकती हूँ, ma लिख सकती हूँ। तो फोर्स क्या लिखा है यहाँ पे, एम ई है, एफ स्मॉल एफ लिखा हुआ ना, ये एक्सलेशन है, और माइनस का mg x अपन l, ये m से m कैंसिल, तो f इजिकल टू कितना हो गया, माइनस का g अपन l इंटू एक्स। अब देखो f इक्वल टू क्या था हमारा, f जब हमने एक्सलेशन निकाला था तो क्या निकला था, f इक्वल टू माइनस का ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो माइनस का ओमेगा स्क्वायर, तो ये वैल्यू क्या होगी, ओमेगा स्क्वायर होगी ना, तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है,
तो क्या होगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो ये होगा ओमेगा स्क्वायर जी अपन एल, ठीक है। तो ओमेगा की वैल्यू हो गई। और टाइम पीरियड क्या होता है, टी इज इक्वल टू 2 पाई अपन ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू हम यहाँ से निकाल चुके हैं। तो ओमेगा की वैल्यू रखेंगे 2 पाई रूट एल अपन जी। अब यहाँ देखो टाइम पीरियड किस किस पर डिपेंड कर रहा है। टाइम पीरियड जो है हमारा लेंथ पे डिपेंड कर रहा है और जी पे डिपेंड कर रहा है, ये मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो टाइम पीरियड इज नॉट डिपेंड ऑन मास एंड डिपेंडेंसी ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम ऑन एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है लेकिन एक स्मॉल एम्पलीट्यूड के डिपेंड करेगा टाइम पीरियड, लॉन्ग एम्पलीट्यूड के लिए ये डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। टाइम पीरियड अब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, अब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे डिपेंड करेगा क्योंकि देखो जैसे जैसे जी की वैल्यू क्या होगी इंक्रीज होती जाएगी, टी की वैल्यू क्या होगी डिक्रीज होगी। यानी कि अगर मान लो सेंटर पे क्या होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है जीरो होता है, यहाँ जीरो है तो यानी कि टाइम पीरियड वहाँ पे क्या होगा मैक्सिमम होगा, टाइम पीरियड वहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगा। टाइम पीरियड मैक्सिमम यानी कि क्लॉक जो होगी वो बहुत धीरे धीरे चलेगी, ठीक है। कोई क्लॉक को अगर हम सेंटर पे लेके जाएं, अर्थ के सेंटर पे लेके जाएं, तो वो क्या करेगी वहाँ पे बहुत धीरे 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 चलेगी। तो यानी कि टाइम पीरियड क्या हो गया मैक्सिमम हो गया, इन्फिनिटी हो गया, ठीक है। लेकिन यही अगर हम बात करें किसी इक्वेटर पे या पोल पे बात करें, तो पोल पे क्या होता है टाइम पीरियड मैक्सिमम होता है। तो टाइम पीरियड क्या होता है मैक्सिमम होता है, यानी कि टाइम पीरियड मैक्सिमम क्या, ग्रेविटेशन क्या होता है मैक्सिमम होता है। तो ग्रेविटेशन अगर मैक्सिमम है तो वहाँ पे टाइम पीरियड क्या हो जाएगा टू लो हो जाएगा, यानी कि टी की वैल्यू क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी। ये इंक्रीज यानी कि पोल के ऊपर जी की वैल्यू मैक्सिमम होती है, पोल पे यानी कि ध्रुवों पे क्या होती है जी की वैल्यू मैक्सिमम होती है, जी की वैल्यू मैक्सिमम यानी टी की वैल्यू क्या हो जाएगी मिनिमम हो जाएगी। और इक्वेटर पे क्या होती है पोल के कंपैरिजन में जी की वैल्यू क्या होती है डिक्रीज होती है, यानी कि अगर ये डिक्रीज हो रहा है तो ये वैल्यू क्या हो जाती है इंक्रीज हो जाती है। यही चीज़ हमारे यहाँ पे बताइए। अब देखो सेकेंड पेंडुलम, इट इज़ ए सिंपल पेंडुलम हुज टाइम पीरियड इज ऑफ 2 सेकेंड। सेकेंड पेंडुलम क्या होता है जिसका टाइम पीरियड क्या होता है 2 सेकेंड होता है, उसे हम क्या बोलते हैं सेकेंड पेंडुलम कहते हैं। सेकेंड पेंडुलम के लिए यही फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। देखो टी इज इक्वल 2 पाई रूट एल अपन जी, इस रूट को हटाना है तो मैं क्या कर दूँ दोनों तरफ स्क्वायर कर दूँ, तो क्या हो जाएगा टी स्क्वायर इक्वल टू 2 पाई एल अपन जी। तो यही हमने यहाँ पे किया। तो अब एल की वैल्यू निकालनी है तो एल की वैल्यू को ये रहने दो एल को, और वैल्यू उधर ले जाओ, तो टी स्क्वायर अपन 4 पाई स्क्वायर, तो ये हो गया टी स्क्वायर अपन 4 पाई स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया जी। तो टी की वैल्यू अगर हम क्या रखें 2 सेकेंड, तो टी की वैल्यू 2 सेकेंड, तो टी की वैल्यू हो गई 2 सेकेंड। अब पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14 ये आ गई, और जी 9.8, तो लेंथ कितनी हो जाएगी 99.4 सेंटीमीटर। यही चीज़ है हमारी लेंथ कि सेकेंड पेंडुलम की लेंथ कितनी होती है 99.4 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है पोल के ऊपर जो टाइम पीरियड है वो इक्वेटर की कंपैरिजन में क्या है कम है, तो यानी कि इक्वेटर पे टाइम पीरियड इज ग्रेटर देन पोल्स, ठीक है। ये देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, देखो जी पे ग्रेविटेशन क्या होता है मैक्सिमम होता है पोल पे, और इक्वेटर पे क्या होता है कम होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। डैम्प्ड का मतलब होता है कि टाइम के साथ में ऑक्सीलेशन क्या होना कम होना है, यानी कि एम्पलीट्यूड जो है वो क्या होता जाए कम होता जाए। यानी कि आप इसको इस तरह समझ सकते हो कि जैसे ये है यहाँ पे एक बॉब है, यहाँ देखिए आप एक बार यहाँ देखिए ये है यहाँ पे एक बॉब है, ठीक है, एक स्ट्रिंग से एक बॉब कनेक्ट कर दिया हमने, हैंग किया हुआ है, और यहाँ पे ये गया, और टाइम के साथ क्या होगा ये इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा कम होता जाएगा। पहले इतना चल रहा था, ये इतना डिस्टेंस ने कवर किया, फिर बाद में इतना किया, फिर इतना किया, फिर इतना किया, धीरे 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 क्या चला आता जाएगा, वापस अपनी मेन पोजीशन में आ जाएगा, और एक टाइम के बाद ये क्या हो जाएगा रुक जाएगा, ठीक है। यानी कि इसके डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट क्या है वो क्या होगी धीरे 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 कम होती जाएगी। तो इसी को हम क्या बोलते हैं डैम्प्ड ऑक्सीलेशन, यानी कि टाइम के साथ में एम्पलीट्यूड का क्या होना कम होना डिक्रीज होना, वही क्या कहलाता है डैम्प्ड ऑक्सीलेशन। तो यहाँ पे ये देखो ये जो दिखाई है वैल्यू ये कुछ इस तरह से कि टाइम के साथ में ग्रेजुअली देखो कम हो रहा है, ग्रेजुअली फॉलिंग एम्पलीट्यूड, ये देखो टाइम के साथ में ये धीरे 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 क्या होती जा रही है वैल्यू कम होती जा रही है, इसी को हम क्या बोलते हैं डैम्प्ड ऑक्सीलेशन। यहाँ पे देखो डैम्प्ड ऑक्सीलेशन में यहाँ पे डैम्प्ड फोर्स
इज जनरली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ द ऑक्सीलेटर, ऑक्सीलेटर की वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होता है, एंड इट्स एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, और ये हमेशा वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है। अगर उसी के डायरेक्शन में वर्क करेगा तो इसकी वेलोसिटी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, लेकिन इसके अपोजिट वर्क करेगा तभी तो ये इसकी वेलोसिटी को डिक्रीज करेगा। इसलिए हमेशा डैम्प्ड ऑक्सीलेशन फोर्स क्या होता है, हमेशा ऑक्सीलेटर की वेलोसिटी के अपोजिट वर्क करता है। तो एफ डी है डैम्प्ड ऑक्सीलेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -v, और डैम्प्ड को बोलते हैं अवमंदन। ठीक है, हिंदी वालों के लिए डैम्प्ड को बोलते हैं अवमंदन। ठीक है, अवमंदन दोलन। तो एफ डी इज इक्वल टू माइनस का बी वी, एंड बी इज द नोन एज द डैम्पिंग कांस्टेंट। इसे हम क्या बोलेंगे, एक डैम्पिंग कांस्टेंट कहेंगे। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं रेजोनेंस की। अब देखो रेजोनेंस में क्या होता है कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक की फ्रीक्वेंसी कुछ और है, मान लो f1 है, और दूसरे की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाए, f2 हो जाए, f2 है, तो दोनों अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी से मोशन में है। लेकिन जब दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है, तो उससे हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस कहते हैं। इसका आप एग्जांपल ले सकते हो कि जैसे आप इसका एग्जांपल ये ले सकते हो कि ये ना, जैसे सैनिक है, वो कैसे चलते हैं, लेफ्ट राइट करते हुए चलते हैं। जब वो सड़क पे चल रहे हैं या रोड पे चल रहे हैं तो वो क्या करते हैं, लेफ्ट राइट सेम कदमों से चलते हैं, तो उनकी फ्रीक्वेंसी कुछ और है। लेकिन जब वो पुल पे चलते हैं, ब्रिज पे चल रहे हैं, तो उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, अलग होती है, क्योंकि वो वहाँ पे कदम से कदम मल्ला के नहीं चल सकते, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, जो ब्रिज होता है उसकी खुद की भी कुछ फ्रीक्वेंसी होती है। और जब ये दोनों फ्रीक्वेंसी क्या हो जाए, अगर मैच हो जाती है, तो पुल क्या हो सकता है, टूट सकता है, यानी कि वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से मूव करेगा और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। पुल की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, और पुल क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। इसी वजह से जो सैनिक होता है वो पुल के ऊपर या ब्रिज के ऊपर सेम कदमों से, सेम चाल से लेफ्ट राइट करते हुए नहीं चलते हैं। तो यहाँ पे आप इसके देख लीजिए, समझ एक बार। In force oscillation, when the frequency of the external periodic force exerted on an oscillator is equal to the natural frequency of the oscillator, then this is condition, the amplitude of the force oscillation becomes very high। लिखा है ना, जब दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है, यानी कि जब दो ऑब्जेक्ट हो और दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, लेकिन जब दोनों की फ्रीक्वेंसी इक्वल हो जाएगी तो दोनों क्या करेंगे, उसको एक एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, उसका मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है ना, तो जो यही देखो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, इन फोर्स ऑक्सीलेशन व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स exerted on a oscillator is equal to the natural frequency of the oscillator, then in this condition the amplitude of the force oscillation becomes very high. This special state of forced oscillation is called resonance. In this condition maximum energy is transferred from the driver to the driven, due to which the amplitude of oscillation of the driven increase greatly। वही है, यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि ड्राइवर है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है ना, ड्राइवर यानी चालक, तो हम क्या बोल रहे हैं कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो है f1, और जो ड्राइवर है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, f2, यानी कि वही एक ना, जो मैंने भी आपको एग्जांपल दिया था सैनिक, उनकी फ्रीक्वेंसी तो f1 और जो पुल है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, f2 है। अब वो दोनों ना, जब पुल पे जब वो एक साथ चलेंगे, जब सैनिक लेफ्ट राइट करते हुए, तो f1 किसकी इक्वल हो जाए, ब्रिज की जो फ्रीक्वेंसी है उसकी f2 के इक्वल हो जाए। जब दोनों की फ्रीक्वेंसी इक्वल हो जाती है तो वह ना, ये पुल क्या करता है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से क्या करता है, मोशन करने लगता है, ऑक्सीलेशन करने लगता है, और पुल टूट जाता है। इसका दूसरा एग्जाम्पल आप ये भी ले सकते हो कि जैसे अर्थक्वेक आता है, तो कई बार कई बिल्डिंग्स तो टूट जाती है, गिर जाती है, और कई बिल्डिंग्स नहीं गिरती है। तो इसका रीज़न ये है कि जो वेव्स जो चलती है उनकी फ्रीक्वेंसी कुछ और है, जो हमारे भवन बने हुए हैं, जो बिल्डिंग्स बनी हुई है, उनकी फ्रीक्वेंसी कुछ और होगी, क्योंकि वो भी जब मोशन करेगी ना, तो मोशन में आएगी तो उनकी फ्रीक्वेंसी अलग होगी। लेकिन जब दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, जो वेव चल रही है अर्थ की, अर्थक्वेक आया उसके कारण जो वेव चल रही है उसकी फ्रीक्वेंसी और बिल्डिंग की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो जाए, इक्वल हो जाए,
जब दोनों इक्वल हो जाएगी तो जो बिल्डिंग है वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से मोशन करने लगेगी, ऑक्सीलेशन करने लगेगी और वो टूट जाएगी और भर भरा के वो टूट जाती है, इसीलिए वहाँ पे ये होता है। ठीक है, ओके।